नमस्कार, स्वागत है आपका इंसान झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को रिम्स में इलाजरत घायल सहायक पुलिस कर्मियों एवं जिला पुलिस के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सहायक पुलिस कर्मियों से बात की और पूरे मामले को समझाने का प्रयास किया। घायल जवानों ने भी उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। हिमंत विश्व शर्मा ने रिम्स के डॉक्टरों से भी वार्ता की और घायलों के बेहतर इलाज करने को लेकर निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए, नहीं तो ये मसला आगे बढ़कर और भी गंभीर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि घायल सहायक पुलिसकर्मियों ने उन्हें बताया है कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है। वर्तमान समय में उन्हें नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है और न ही वेतन में बढ़ोतरी की गई है। हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि सरकार से उनका निवेदन है कि एक अच्छे माहौल में दोनों पक्षों की बैठक हो और वर्तमान परिस्थितियों का हल निकाला जाए। इस समस्या का हल बातचीत से ही निकलेगा। कहा कि आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें पुलिसकर्मी ही सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठियां बरसा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में बेहतर तालमेल बनाकर दोनों कैसे काम कर सकते हैं। लोगों का लाठीचार्ज किया गया और भी कुछ बर्ताव किया गया। मैं सहायक पुलिस लोगों से भी मिला और इसका दौरान जो आईआरबी का घायल हुआ था वो दो लोगों को भी मिला और सबको साथ मिलके मुझको यही लगता है कि सरकार को डिस्कशन करके बातचीत करके ये मसला को हल करना चाहिए, नहीं तो ये मसला आगे जाके फिर बड़ा ही होगा। सहायक पुलिस लोगों ने मुझको बोला है कि लोगों को वेतन नियमित नहीं मिलते हैं, हर साल का एक्सटेंशन होता है, मेडिक्लेम नहीं दिया जाता है, कोई लोगों का देहांत हो जाता है ड्यूटी में, उनको भी मुआवजा नहीं मिलते हैं और साथ में जो पहले वादा किया गया था वो भी निभाया नहीं जा रहा है। मेरा इतना ही निवेदन होगा कि सरकार एक अच्छा माहौल में सहायक पुलिस लोगों का साथ बैठे और परिस्थिति का हल निकाले। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झामुमो के फिजूल खर्ची वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि फिजूल खर्ची की बात करने वाली राज्य सरकार ने सिर्फ फोटो वॉर में करोड़ों रुपयों का बंटाधार कर दिया। झामुमो को भाजपा के केंद्र नेताओं के दौरे पर आना फिजूल खर्ची लगता है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः फंड किए जाने वाले मोबाइल वेटरिनरी क्लिनिक वैन योजना सिर्फ फोटो वॉर के कारण बर्बादी के कगार पर है। प्रतुल ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बीमार पड़े जानवरों का पशुपालकों के घर पर जाकर ही इलाज करने की योजना थी। राज्य के सभी 236 ब्लॉकों में इस तरह के मोबाइल वैन को देने की योजना थी। प्रथम खेप में 70 वैन मिल भी गई थी। 10 अगस्त 2023 को राज्य सरकार ने इन वैनों के संचालन के लिए एमओयू भी कर दिया, परंतु 1 वर्ष से भी ज्यादा समय से ये वैन खड़ी है। इन वैनों की खरीद में राज्य सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है और पूर्णतः केंद्र सरकार का पैसा लगा हुआ है। प्रतुल ने कहा कि इसी तरह गरीबों को राशन उपलब्ध कराने के लिए 66 लाख थैले बनवाए गए थे, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तस्वीर लगी हुई थी। थैलों में योजनाओं का भी जिक्र था। इनमें से सिर्फ 22 लाख थैलियां बांटी गई, जबकि 44 लाख थैली को नहीं बांटा गया। ये विशुद्ध रूप से सरकारी खजाने का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी राज्य सरकार बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के मुद्दे पर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सरकार के दबाव में जानबूझकर एलआरडीसी, एसी और एसडीओ जैसे कन्या अधिकारियों को एफिडेविट करके गलत जानकारी दी गई कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया इन 6 जिलों में नहीं है। कमिश्नर उपायुक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस मुद्दे पर शपथ पत्र जारी करेंगे। तो आपको पता है किस किन लोगों ने शपथ पत्र दाखिल किया हाईकोर्ट में? एलआरडीसी, एसडीएम, सीओ, एडिशनल कलेक्टर। क्यों साहब? डिप्टी कमिश्नर हाईकोर्ट के आदेश को भी वो अवमानना कर रहे हैं, जब हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि डिप्टी कमिश्नर से इसमें आदेश देंगे कि किस तरीके से चिन्हित किया जा रहा है बांग्लादेश
बांग्लादेशी घुसपैठियों को और किस तरीके से उनको बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है, लेकिन राज्य सरकार ने इस पूरे प्रकरण को ठंडे बस्ते में डालने के लिए लगता है कि वो टालने के लिए कभी अफसरों से ये एफिडेविट दिलवाया कि हाईकोर्ट को फिर अगला डेट पड़ेगा, फिर अगले बार को बहाना बनाएंगे क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस सरकार के खास है। लेकिन देखिए उसके उलट इन्होंने एफिडेविट में क्या कहा हाईकोर्ट में, जो हाईकोर्ट में कल एफिडेविट हुआ, इनका कहना था कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है साहब हमारे जिलों में। ये 6 जो सीमावर्ती जिले हैं, पाकुड़ के साहिबगंज की बात करें, दुमका की बात करें, तो इन जिलों में इनका मानना है कि कोई घुसपैठिया नहीं हुआ। साफ झूठ बोल रही है सरकार और अधिकारी भी सरकार के दबाव में गलत एफिडेविट दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ स्पेशल ब्रांच स्पष्ट रूप से कहती है कि साहब घुसपैठ है हमारे यहाँ और इनको सिस्टमैटिक तरीके से मदरसों में बसाकर भेजा जा रहा है डॉक्यूमेंट देकर, और राज्य सरकार के जो अधिकारी है वो एफिडेविट देकर कह रहे नहीं साहब कोई घुसपैठ नहीं। हमारा मानना है कि गलत तथ्य देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए। वहीं झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शनिवार को रांची आगमन पर तंज कसा है। कहा कि देश के गृह मंत्री झारखंड दौरे पर आ रहे हैं, उनका स्वागत है क्योंकि ये राज्य केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में है। जांच एजेंसियों का जो सिकंजा है वो टारगेटेड है। भाजपा के खिलाफ जो लोग हैं उनके खिलाफ ही ईडी की कार्रवाई को साधा गया है। जो भाजपा के सगे करीबी है उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। सम्मन पर सम्मन जारी हो रहे हैं लेकिन उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा रहा है। झामुमो के केंद्र कार्यालय में शुक्रवार को मीडिया से सुप्रियो ने कहा कि शनिवार को गृह मंत्री आ रहे हैं। जितने भाजपा के दागी नेता हैं उनकी समय सूची क्या रहेगी अमित शाह से मिलने की। कहा कि भाजपा भी ये जान चुकी है कि कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव नहीं जीतेगी, इसलिए घुसपैठिए की रट लगा रखी है। जबकि खुद भाजपा में जो घुसपैठिए हैं उनमें प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनसे सबसे ज्यादा घुसपैठ की संभावना है। उनसे गृह मंत्री कैसे निपटेंगे? सुप्रियो ने कहा कि इन लोगों के लिए शायद आने वाली 22 तारीख से जो बजट सत्र आ रहा है उसमें कोई नया कानून आ सकता है। इकोनॉमिक ऑफेंडर चाहे दूसरे भ्रष्टाचारी अगर भाजपा में हैं तो उनको विशेष कानून के तहत छूट मिलने की संभावना है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर तंज कसते हुए सुप्रियो ने कहा कि वह झारखंड में ईडी के स्पेशल डायरेक्टर भी है, वह तय करते हैं कि जांच एजेंसियों को किनके खिलाफ जाना है। जो जांच एजेंसियों के रडार पर है उसे किस केंद्रीय मंत्री से मिलाना है। ईडी वित्त मंत्रालय के अधीन है, पर जब वित्त मंत्री रांची आई थी तो मरांडी ने अपने संरक्षण में बेछूटे व्यक्ति को उनसे मिलवाया था। जो सबसे ज्यादा घुसपैठ का संभावना भाजपा के अंदर बना हुआ, उनसे गृह मंत्री कैसे निपटेंगे? क्योंकि उनके नेतागण कह रहे हैं कि इस राज्य में घुसपैठिए है और बीएसएफ एसएसबी के जो भारप्राप्त मंत्री है वो कल राजधानी में रहेंगे। तो ऐसे तमाम लोगों को एक लिस्ट बनाकर हमको लगता है कि कल पेश होना चाहिए, क्योंकि इतना सम्मान भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का देश के वित्त मंत्री यदि करती हैं तो लाजमी है उनके जो सहयोगी मंत्री हैं, कमिटी ऑफ कैबिनेट अफेयर्स जो होता है जिसमें 5 मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जिसकी अध्यक्षता करते हैं, विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है देश की, जो हर आपात स्थिति में निर्णय लेती है। उसमें 2 सदस्य का यहां पर विजिट हो रहा है। इनके लिए शायद आने वाले 22 तारीख से जो बजट सेशन है कोई नया कानून आ सकता है कि इकोनॉमिक ऑफेंडर चाहे और दूसरे करप्ट माल प्रैक्टिस से जुड़े लोग यदि भाजपा में है, उनकी सदस्यता यदि भाजपा में है,
तो उनके विशेष कानून के तहत छूट मिलेगी। झारखंड राज्य जल सहिया संघ के बैनर तले सिंहभूम जिला के दर्जनों जल सहियाओं ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली और बनमालीपुर स्थित विधायक सुखराम उरांव के आवास के समक्ष धरना दिया। धरना का नेतृत्व सिंहभूम जल सहिया संघ के जिला अध्यक्ष मुन्नी बारी कर रही थी। इस दौरान सभी ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। करीब 1 घंटा तक जल सहिया ने आवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद विधायक सुखराम उरांव को जल सहिया संघ ने एक मांग पत्र सौंपा। इसके बाद जल सहिया संघ के प्रतिनिधि मंडल ने उनके कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर वार्ता की। इस दौरान जल सहियाओं ने विधायक को बताते हुए पूर्व सरकार द्वारा दिए जा रहे 1000 रुपए मासिक मानदेय बकाया के साथ भुगतान करने, निर्वाचन के पूर्व घोषित न्यूनतम मजदूरी 18,000 मासिक मानदेय भुगतान का वादा पूर्ण करने, कार्यकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा का लाभ व 20 लाख का बीमा भुगतान करने, विभाग के रिक्त पदों पर वरीयता व योग्यता के आधार पर नियुक्ति में प्राथमिकता, जल सहिया को स्थायी करने समेत आदि मांगों को रखा। वार्ता में विधायक के आश्वासन पर सभी जल सहिया संतुष्ट हुए। इसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीओ गिरिजानंद किस्कू, थाना प्रभारी राजीव रंजन, प्रखंड कृषि पदाधिकारी दिलीप महतो विधायक आवास पर मौजूद थे। पांच को मांगे लोग का, ठीक है। 5 मांगों से मेरा इन लोग का विनती था महिला दीदी लोग से कि जो हम लोग स्वयं काम करेंगे वाला बोल रहा था ना, तो ठेकेदारी में हम नहीं चाहते कि हमारे महिला लोग पढ़े। तो उसमें हमको जहाँ सूचना है कि कुछ महिला जो सैयद दीदी लोग फंसी है, जैसे मुखिया लोग फंस जाता है, जहाँ वित्त वाला बात आ जाता है ना तो टेक्निकल कुछ रहता है। बाकी जो 4 मांग ये लोग जायज़ है और हमने लोगों को विश्वास दिलाया कि हम इस बात को सरकार तक पहुँचाएँगे और सभी माननीय विधायक लोग सरकार तक पहुंचाएगा और इनके पक्ष में हम लोग अपने बात को रखेंगे। और जहाँ तक बात है कुछ सम्मान जो राशि है उसका बढ़ोतरी है, ये बात सही है कि 1000 रुपया में परिवार नहीं चलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। इन लोगों को सम्मान राशि सम्मान मिलना चाहिए, कम से कम सम्मान राशि सम्मान टाइप का मिलना चाहिए जो परिवार चला पाए। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका क्षेत्र में एक पीडीएस दुकान ऐसा है जहां लाभुकों की संख्या ज्यादा होने के कारण दुकानदार को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक राशन वितरण करना पड़ता है। लोग घंटों घंटों लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। हालांकि दुकानदार के इस जज्बे के लिए बीडीओ ने भी उनकी प्रशंसा की है। दरअसल निरीक्षण के दौरान लौट रहे बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी ने सड़क किनारे लोगों की भीड़ देखी तो वे रुक गए। उन्होंने पाया कि जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन का वितरण शाम के 6:30 बजे हो रहा था। उन्होंने जब मामले की जानकारी दुकानदार असगर अली से ली तो उसने बताया कि लाभुकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक उसे राशन बांटना पड़ता है, तभी जाकर राशन सभी लोगों को मुहैया हो पाता है। बीडीओ ने राशन दुकानदार असगर अली की प्रशंसा करते हुए कहा कि कार्डधारियों को 12 घंटे की सेवा प्रदान करना ये सबसे बड़ी बात है। लाभुकों तक योजनाएं पहुंचे, ये सभी का लक्ष्य होना चाहिए। इस दौरान बीडीओ ने सोना सुब्रन धोती साड़ी योजना के छूटे हुए कई लाभुकों के बीच धोती साड़ी का वितरण किया। के दौरान जब मैं लौट रहा था तो देखा कि यहाँ पे भीड़ है और बड़ी अच्छी बात है कि अभी इतना समय होने के बावजूद भी लाभुक को हमारे मिल रहा है राशन ऐसे आपूर्ति विभाग से धोती साड़ी सोना सुब्रन योजना के तहत, और कुछ बचा हुआ था जो कि दोबारा से पत्र आने के बाद लाभुकों में बांटा जा रहा है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के सांड्रा पंचायत अंतर्गत भदवा गांव के पास दाखिन मुर्मू नामक व्यक्ति के खेत में एक जंगली हथनी की मौत हो गई। हथनी के मौत की सूचना पाकर आसपास के दर्जनों गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मिली जानकारी के अनुसार भदवा गांव के पास झारखंड बंगाल सीमा स्थित साल जंगल में 10 से 12 हाथियों का झुंड गुरुवार की रात विचरण करते हुए पश्चिम बंगाल की ओर से भदवा में प्रवेश किया था। इसी दरमियान एक हथनी की खेत में मृत्यु हो गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अभी जंगली हाथियों का झुंड पास के पश्चिम बंगाल के जंगल में डेरा डाले हुए हैं।
सूचना पाकर वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। उसके बाद डीएफओ सवा आलम अंसारी, रेंजर दिग्विजय सिंह समेत दर्जनों वनरक्षी मौके पर उपस्थित हुए। प्रारंभिक जांच में हाथी के मरने के कारणों का पता नहीं चलने पर पशु चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, डॉक्टर मनोज कुमार मेहता, डॉक्टर प्रशांत कुमार के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। मृत हथनी से ऑर्गन लिया गया और सैंपल की लेबोरेटरी जांच के बाद ही हाथी की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। इधर हथनी की मौत की खबर पाकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी घटनास्थल पर पहुंचे और दुख जताया। के लोग आए हुए थे तो उन्होंने एक हाथीनी को मृत देखा और वन विभाग को इसकी सूचना दिया। हम लोग सूचना पाकर यहाँ पर आए हैं। एक दुखद घटना है, एक वन्य प्राणी की मृत्यु हुई है। अब तो पोस्टमार्टम के बाद ही इसका खुलासा होगा कि इसके कारण क्या हैं। लेकिन एक वन्य जीव की मृत्यु सभी के लिए एक नुकसान की बात है, एक दुखद की बात है। बताया जाता है कि अभी भी जंगल में कई हाथियों का झुंड यहाँ पर है। पिछले कई वर्षों से एक हाथियों का झुंड चाकुलिया बहरागुड़ा के जंगलों में निवास कर रहा है। हाथियों के उत्पात से दर्जनों लोगों की मृत्यु भी हुई है और कई हाथी भी इसके शिकार बने हैं। हम लोगों ने पहले भी राज्य सरकार से कहा था कि एक्सपर्ट को बुलाकर इन हाथियों के झुंड को दलमा या घने जंगल की ओर ले जाए ताकि हाथी भी सुरक्षित रहे, मनुष्य भी सुरक्षित रहे और लोगों के खेत खलिहान और घर भी सुरक्षित रहे। इधर झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले मनरेगा कर्मियों का समाहरण न्यायालय के समक्ष चल रहा सांकेतिक धरना दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। स्थायीकरण की मांग को लेकर जिले के लगभग 200 मनरेगा कर्मी गुरुवार से ही सांकेतिक रूप से धरने पर बैठे हैं। इससे मनरेगा समेत अन्य कामकाज प्रभावित है। मनरेगा कर्मी शंकर सतपथी ने बताया कि सरकार द्वारा स्थायीकरण के मुद्दे पर वादा किया गया था, परंतु अपना वादा से सरकार पीछे हट रही है। मनरेगा कर्मियों का ये चरणबद्ध आंदोलन है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को धरना प्रदर्शन के पश्चात कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा था। शनिवार को इस सांकेतिक धरना का समापन होगा, जिसमें शनिवार शाम 5 बजे सरायकेला सामुदायिक भवन से लेकर पुराना बस स्टैंड तक मसाल जुलूस निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मनरेगा कर्मी की मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की जाती है तो 22 जुलाई से मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मनरेगा कर्मियों ने मुख्यमंत्री से झारखंड राज्य के मनरेगा कर्मियों की सेवा शर्त नियमावली में सुधार करते हुए सेवा स्थायीकरण एवं वेतनमान का प्रावधान किए जाने की मांग की है। का चिर लंबित मांगे हैं। प्रदेश झारखंड राज्य प्रदेश के आह्वान पर हम लोग 18 तारीख से 18, 19, 20 3 दिन सांकेतिक हड़ताल में हैं और 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। हम लोग का मुख्य मांगे हैं जो राज्य सरकार हमें स्थायी करे और एक ग्रेड पे लागू करे। जो पूरे राज्य में जो हमारे ही अधीनस्थ कर्मी हैं उन्हें ग्रेड पे दिया जा रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का माननीय का जब चुनाव से पहले ये हम लोग के लिए ये वादा किया गया था कि मेरा सरकार बने तो मैं अनुबंध शब्द को ख़त्म कर दूंगा, और मनरेगा कर्मियों से ये वार्तालाप हुई थी कि आपको स्थायीकरण किया जाएगा। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में विदेशी शराब से भरी एक पिकअप वैन पलटने से चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। वहीं शराब की बोतलों के गाड़ी के भीतर ही टूटने फूटने से सड़क पर शराब की नदी सी बह गई। इससे सड़क से गुजरने वाले लोग शराब की दुर्गंध से परेशान नजर आए। जानकारी के अनुसार जमशेदपुर की पिकअप वैन सरायकेला खरसुआ जिले के दुगनी शराब डिपो से करीब 400 पेटी में भरी लाखों की विदेशी शराब लेकर चक्रधरपुर आ रहा था। इसी दौरान शुक्रवार की शाम चक्रधरपुर के पोटका में शराब से लदी मालवाहक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बताया जाता है कि गाड़ी के आगे स्कूटी सवार आ रहा था, उसे बचाने के क्रम में वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में जमशेदपुर के परसुडी हालुदबनी निवासी चालक सूरज कर्मकार, पप्पू कर्मकार और सचिन कर्मकार घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वाहन समेत शराब को जब्त कर थाने ले गई। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वैन के पलटने से काफी संख्या में शराब की बोतलें टूट गई है और सड़क पर शराब बहने लगी। वहीं आसपास के इलाके में शराब की गंध फैल गई है। बड़ी संख्या में शराब की बोतलों के टूटने का अनुमान है, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है।
हमारा था सीधा, ठीक है ना। तो ट्रक वाला कैसे मारा, ट्रक वाला कैसे मारा तो स्कूटी वाला आगे बीच में। अच्छा। तो उसमें मतलब उसका मतलब पूरा परिवार था, तो बच्चा छोटा बच्चा था, उसी चक्कर में ना पूरा काटे ना, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी पलटी मार दिया। बोलिए किसी जान ले लेंगे, बढ़िया बात है, बोलिए। नहीं हम आ रहे थे दुगनी से आ रहे थे डिपू से। वहीं चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के केरा पंचायत के कुमारलोंग गांव के पास शुक्रवार शाम एक स्कूटी सवार ने खड़ी ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में केरा पंचायत के कोलगांव निवासी दिनेश गागराई की मौत हो गई। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। जानकारी के अनुसार दिनेश गागराई चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती अपनी मामी को कुछ सामान पहुंचाने के बाद वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान उसकी स्कूटी केरा रोड कुमारलोंग के पास खड़ी ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय कुछ लोग घायल दिनेश को ई रिक्शा में लादकर अस्पताल ला रहे थे। इसी दौरान 108 एम्बुलेंस पहुंचा, जिसके बाद घायल को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान चिकित्सकों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया। इधर दूसरी ओर सरायकेला जिला के टाटा कांड्रा मार्ग पर गम्हरिया के सतबहनी मोड़ के पास शुक्रवार शाम को हुई एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया है। इस दुर्घटना में तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आदित्यपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक की पहचान सतबहनी जमालपुर निवासी रंजीत ठाकुर के पुत्र मनीष ठाकुर के रूप में हुई है, जबकि घायलों में मंगलम सिटी के पीछे स्थित प्रेमनगर निवासी पन्नू पांडे और शुभ सीट नामक युवक शामिल है। बताया जा रहा है कि एक ही स्कूटी पर सवार 3 युवक गम्हरिया की ओर से जा रहे थे। इसी दौरान स्कूटी की टक्कर ऑटो से हो गई। ऑटो से टकराकर गिरने के बाद पीछे से आ रहे तेज रफ्तार हाईवा ने तीनों युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ये लड़का 53 लोड बाइक में था, कोई पीछे से आके हाईवा वाला घसीट के 2 लड़का को हमने उठा के हॉस्पिटल भेजा, स्वास्थ्य केंद्र, और ये लड़का स्पॉट है। ये लड़का तो शायद लाल बिल्डिंग चौक से उस ओर आ रहा होगा डंपर। बाकी पहचान पत्र अभी पुलिस का काम है, वो लोग देख। वहीं चक्रधरपुर के शमशान घाट के पास बहुप्रतीक्षित कचरा डंपिंग यार्ड में नए कचरा प्रोसेसिंग मशीन से कचरों के विघटन कार्य का विधिवत उद्घाटन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव और विशिष्ट अतिथि पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष केडी साहू उपस्थित थे। चक्रधरपुर नगर परिषद के कार्यपालक राहुल यादव के द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत फूलमाला और गुलदस्ता भेंट कर किया गया। इसके बाद विधायक सुखराम उरांव और नगर परिषद अध्यक्ष केडी साह ने विधिवत शिलापट का अनावरण किया और उसके बाद शिलापट पर लगे फीता को काटकर इसका उद्घाटन किया। इसके बाद कचरा डंपिंग यार्ड में पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। बता दें कि पूरे शहर का कचरा हिंदू समाज के शमशान घाट के पास डंप किया जाता है, लेकिन कचरों के सही प्रबंधन की प्रक्रिया नहीं होने से शमशान घाट आने वाले लोग और आसपास रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोग काफी समय से इस समस्या के समाधान को लेकर नगर परिषद से लेकर विधायक से मांग कर रहे थे। अब कचरा प्रोसेसिंग मशीन लग जाने से लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। यहाँ वैज्ञानिक तौर पर कचरों का विघटन कर उसे अलग किया जा रहा है। इसके लिए अवचल नगर महाराष्ट्र के कंपनी लिक्सी वेस्ट मैनेजमेंट को 1 साल के लिए 3 करोड़ रुपए में टेंडर दिया है। पिछले सरकार का समय ही ये जो है प्रोजेक्ट तैयार हुआ था और वर्तमान सरकार में इसका फंड का मुहैया किया गया है। तो जो यहाँ का समस्या है बता दे रहे हैं कि जो कचरा का बढ़ोतरी हुआ है शहर में, और ये जब तक कचरा प्लांट नहीं बनेगा, हमको जहाँ तक जानकारी है, आज इसका हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, तो हमको लगता है ये कचरा का जो अलग अलग पार्ट में, जैसे मट्टी एक साइड हो जाएगा और आपका जो है कांच एक साइड हो जाएगा, प्लास्टिक एक साइड हो जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ की जो है इसका जो है अगर प्लांट लगता तो हमको लगता है कि वहाँ से इसका सुनने में आता है कि इसका कोई दूसरा उपाय भी लग सकता है, उनका बन सकता था, लेकिन ये नहीं हो पाया। और जिला प्रशासन भी और नगर विकास से भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया है, जो कि है ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन नगर पालिका तैयारी कर रहा है, खोजबीन कर रही, कहीं भी होगा तो ये बन जाएगा। लेकिन है बड़ा समस्या चक्रधरपुर के लिए, सबके लिए बड़ा समस्या है।
वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबन स्थित 2 नंबर में शुक्रवार को एक समारोह आयोजित कर घाटशिला विधायक रामदास सोरेन का स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों ने पूरे क्षेत्र में जगह जगह सड़क बन जाने की खुशी जाहिर की। इसका नेतृत्व रुस्तम लामा कर रहे थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के 2 नंबर क्षेत्र पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने फूलमाला पहनाकर तथा महिलाओं ने बुके देकर स्वागत किया। समारोह में सड़क निर्माण पूरी होने पर स्थानीय लोगों ने विधायक के प्रति आभार प्रकट किया। मौके पर स्थानीय लोगों ने 5 स्टार क्लब मैदान में क्लब भवन निर्माण कराने, 2 नंबर चौक में हाई मास्ट लाइट लगाने तथा ग्रामीण जलापूर्ति द्वारा सुचारू रूप से पूरे क्षेत्र में पानी सप्लाई को लेकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को डुमरिया फीडर से हटाकर मुसाबनी फीडर में जोड़ने की मांग की। विधायक को स्थानीय लोगों ने मांग पत्र भी सौंपा। विधायक ने सभी लोगों की समस्याओं को सुनते हुए सारी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत, विधायक प्रतिनिधि जगदीश भगत समेत कई लोग उपस्थित थे। आप लोगों ने घर से निकाल करके इस बात को सामने में रखा, इसके लिए आपको नहीं, यहाँ के लोगों ने कई समय से जूझ रहे थे। यहाँ पहले सड़क नहीं था, 20 वर्ष पहले सड़क बनी थी। सड़क इतना खराब हो गया था कि सड़क है कि यहाँ पर तालाब है पता नहीं चल रहा था, जिसको मैं अनुशंसा करके सरकार को भेजा था और सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज बहुत बढ़िया यहाँ सड़क बन चुका है, जिसके लिए यहाँ के लोग आज मुझे बुला करके उसको धन्यवाद दिया, हमको ये किया, सराहा कि आपका काम जो है हम लोग जैसे ही बोले आपने काम करके दिए, इसके लिए मुझे ये लोगों को स्वागत भी किया। साथ में उसका साथ में कुछ समस्या है बिजली की, जिसको भी मैं समाधान करने का पहल कर चुका हूँ और एक यहाँ हाईमास लाइट की भी आवश्यकता है, उसको भी देने के लिए बात कर दिया हूँ। यहाँ पर 7 गो पुल लगेगा बिजली की तार के साथ, एग्जीक्यूटिव से बात करके उसको भी मैं बोल दिया हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर 7 गो पुल के गाड़ करके उसमें तार के साथ यहाँ लोगों को कनेक्शन देने के बाद मैं कर दिया हूँ। जी का आगमन हुआ था, जो टूटे सड़क जो पीसीसी के रोड बनाया है हमारे एरिया क्षेत्रफल में, वो कंप्लीट के कगार पे है। आने के बाद हमारा एरिया में बहुत सा समस्या था, जैसा एक भवन का, वो भी हमारे विधायक जी ने हमें वचन दिया है कि आज या कल में स्टार्ट हो जाएगा वो काम। और पानी का समस्या उसका भी समाधान हो गया, और जो हमारे लाइट का जो समस्या था, स्ट्रीट लाइट का भी विधायक जी ने हमें वादा किया है कि 7 से 8 दिन के अंदर आपका सब कुछ लग जाएगा। और पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा शुक्रवार को तृतीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जिले के 300 से ज्यादा पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डीडीसी, एसपी, असिस्टेंट कलेक्टर और ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव उपस्थित थे। वर्ष 2023-24 में राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर जिला का नाम रोशन करने वाले सभी खिलाड़ियों एवं उनके कोच को सम्मानित किया गया। इसमें ताइक्वांडो में 50 खिलाड़ी और 4 कोच, कराटे में 36 खिलाड़ी और 1 कोच, आर्चरी के 28 खिलाड़ी और 4 कोच, एथलेटिक्स के 23 खिलाड़ी व 9 कोच, साइकिलिंग के 7 खिलाड़ी और 2 कोच, वॉलीबॉल के 16 खिलाड़ी और 2 कोच, रग्बी फुटबॉल में 51 खिलाड़ी और 1 कोच, योगा, चेस, फुटबॉल, बॉक्सिंग समेत अन्य खेलों के खिलाड़ी और कोच शामिल है। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए डीडीसी संदीप कुमार मीणा और एसपी आशुतोष शेखर ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। जिला प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया। सम्मान समारोह के मौके पर मधुसूदन अग्रवाल, नीरज सेंधवार, अनिल खिरवाल सहित अन्य लोग मौजूद थे। तो मैं आपको आउटसाइडर पर्सपेक्टिव ये बताना चाहता हूँ कि जब आप दिल्ली में रहते हो या आप किसी दूसरे स्टेट से आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि चाईबासा का एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में चाईबासा जाना जाता है। ये चेहरा जो आप लोगों ने दिखाया है, क्योंकि हमारे चाईबासा का नक्सल वाला चेहरा नहीं है, हमारे चाईबासा का ये जो रियल चेहरा है कि कितनी प्रतिभाएं हमारे चाईबासा में अपने सपोर्ट से आगे बढ़ रही हैं और नेशनल और स्टेट लेवल पर पदक प्राप्त कर रही हैं। ये अपने आप में गर्व की बात है। संरचनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज हैं, उसको हम लोग जिला प्रशासन के स्तर से और जो सरकार के स्तर से हो सकता है, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और हम लोग आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जो भी इश्यूज हैं उसको हम लोग अपने स्तर से कोशिश करेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। साथ ही साथ आप लोगों ने जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो
स्टेट लेवल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे वो नेशनल लेवल हो, आप लोगों को आपकी मेहनत के लिए, आपके परिजनों को उनकी मेहनत के लिए और उनके डेडिकेशन के लिए, जिसकी वजह से आप अपने हॉबी को, आप अपने इंटरेस्ट को, आपकी जो एम है उसको फॉलो कर पा रहे हैं। सभी खिलाड़ियों को और उनके परिजनों को विशेष रूप से उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं, उनके द्वारा जो मेहनत की जा रही है लगातार बच्चों को निखारने में, खिलाड़ियों को निखारने में, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम लोग आशा करते हैं कि आपका जो ये बलिदान है या आपका जो सेक्रीफाइस है, चाहे वो अपने संसाधन से रिलेटेड हो, चाहे अपने समय से रिलेटेड हो, चाहे अपने दिनचर्या से रिलेटेड हो, वो कभी जाया नहीं जाएगा। आपकी जो मेहनत है उसका रंग आपको सफलता के रूप में जरूर मिलेगा। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, अब देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।